हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट बुद्धि में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 9th की भारत और समकालीन विश्व भाग 1, जिसमें हम पढ़ रहे हैं भाग 2। आज पढ़ेंगे औपनिवेशिक शासन और चरवाहों का जीवन। इससे पहले कि हमारा क्लास 9th की एनसीईआरटी की कई सारे वीडियो ख़त्म हो चुके हैं, तो आप हमारे प्लेलिस्ट एनसीईआरटी क्लास 9th में जा कर के शेष सारे वीडियो कंप्लीट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर अपने हित में दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और जो पहली बार आए हों वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके और बेल घंटी ज़रूर बजाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। औपनिवेशिक शासन के दौरान चरवाहों की जिंदगी में गहरे बदलाव आए। उनके चरागाह सिमट गए, इधर उधर आने जाने पर बंदिशें लगने लगीं और उनसे जो लगान वसूल किया जाता था उससे भी वृद्धि हुई। खेती में उनका हिस्सा घटने लगा और उनके पेशे और हुनरों पर भी बहुत बुरा असर पड़ा। आइए देखें कि ये सब कैसे हुआ और क्यों हुआ। एच गिब्सन वन उप संरक्षक दार्जिलिंग ने 1913 में लिखा था कि चरवाही के लिए प्रयोग किए जा रहे जंगल को किसी और काम के लिए प्रयोग नहीं किया जाएगा और वहां से इमारती लकड़ी तथा ईंधन का इकट्ठा नहीं किया जाएगा जो मुख्य वन उत्पाद होते हैं। तो आइए देखें कि ये सब कैसे हुआ। तो पहली बात, अंग्रेज सरकार चरागाहों को खेती की ज़मीन में तब्दील करना चाहती थी। अंग्रेज सरकार जो थी चरागाहों को खेती करने के लिए उस ज़मीन को बदल देना चाहती थी। किसमें? चरागाह को खेती करने योग्य भूमि बनाने के लिए। ज़मीन से मिलने वाला लगान उसकी आमदनी का एक बड़ा स्रोत था। खेती का क्षेत्र बढ़ने से सरकार की आय में और बढ़ोतरी हो सकती थी। इतना ही नहीं, इससे जूट, कपास, गेहूं, अन्न, खेती, हर चीज़ों के उत्पादन में भी इजाफा हो जाता, जिनकी इंग्लैंड में बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। आज अंग्रेज अफसरों को बिना खेती की ज़मीन का कोई मतलब समझ में नहीं आता था। उससे ना तो लगान मिलता और ना ही उपज। अंग्रेज ऐसी ज़मीन को बेकार मानते थे। उसे खेती के लायक बनाना जरूरी था। इसी बात को ध्यान में रखते हुए 19वीं सदी के माध्यम या मध्य से देश के विभिन्न भागों में प्रति भूमि विकास के लिए नए नियम बनाए जाने लगे। इन कायदे कानूनों के जरिए सरकार गैर खेतिहर जमीनों को अपने कब्जे में लेकर के कुछ खास लोगों को सौंपने लगी। इन लोगों को कई तरह की रियायतें दी गईं और ज़मीन को खेती के लायक बनाने और उस पर खेती करने के लिए जम करके बढ़ावा दिया गया। ऐसे कुछ लोगों को गांव का मुखिया बना दिया गया और इस तरह कब्जे में ली गई ज़्यादातर ज़मीन चरागाहों की थी, जिनका चरवाहे नियमित रूप से इस्तेमाल किया करते थे। इस तरह खेती के फैलाव से चरागाहें सिमटने लगी और चरागाहों के लिए समस्याएं पैदा होने लगी। दूसरी बात, 19वीं सदी के मध्य तक आते आते देश के विभिन्न प्रांतों में वन अधिनियम भी पारित किए जाने लगे थे। इन कानूनों की आड़ में सरकार ने ऐसे जंगलों को आरक्षित वन घोषित कर दिया जहां देवदार या साल जैसी कीमती लकड़ी पैदा होती थी। इन जंगलों में चरवाहों के घूमने पर पाबंदी लगा दी गई। कई जंगल में संरक्षित घोषित कर दिया गया। इन जंगलों में चरवाहों को चरवाही के कुछ परंपरागत अधिकार तो दिए, लेकिन उनकी आवाजाही पर भी बहुत सारी बंदिशें लग रही हैं। औपनिवेशिक अधिकारियों को लगता था कि पशुओं के चरने से छोटे जंगली पौधे और पेड़ों के नए कोपले नष्ट हो जाते हैं। उनकी राय ने चरवाहों के रेवड़ छोटे पौधों को कुचल देते हैं और कोपलों को खा जाते हैं, जिससे उसमें नए पेड़ों की बढ़त रुक जाती है। वन अधिनियमों ने चरवाहों की जिंदगी बदल डाली। अब उन्हें उन जंगलों में जाने से रोक दिया गया जो पहले मवेशियों के लिए बहुमूल्य चारे का स्रोत थे। जिन क्षेत्रों में उन्हें प्रवेश की छूट दी गई थी
वहाँ भी उन पर कड़ी नज़र रखी जाती थी। जंगलों में दाखिले होने के लिए उन्हें परमिट लेना पड़ता था। जंगल में उनके प्रवेश और वापसी की तारीख पहले से तय होती थी और वो जंगल में बहुत कम ही दिन बिता सकते थे। अब चरवाहे किसी जंगल से ज़्यादा समय तक नहीं रह सकते। अब चरवाहे किसी जंगल में ज़्यादा समय तक नहीं रह सकते थे, भले ही वहाँ चारा कितना ही हो, घास कितनी भी क्यों ना हो और चारों तरफ घनी हरियाली हो। उन्हें इसीलिए निकलना पड़ता था क्योंकि अब उनकी ज़िंदगी वन विभाग के द्वारा जारी किए गए परमिटों के अधीन थी। परमिट में पहले ही लिख जाता था कि वो कानूनन कब तक जंगल में रहेंगे। अगर वो समय सीमा का उल्लंघन करते हैं तो उन पर जुर्माना लगा दिया जाएगा। तीसरी बात ये थी कि अंग्रेज अफसर घुमंतू किस्म के लोगों को शक की नज़र से देखते थे। वे गांव-गांव जा कर के अपनी चीज़ें बेचने वाले कारीगरों, व्यापारियों और रेवड़ के लिए हर साल नए नए चरागाहों की तलाश में रहने वाले, हर मौसम में अपनी रिहाइश बदल लेने वाले चरवाहों को यकीन नहीं कर पाते थे। वे चाहते थे कि ग्रामीण जनता गांव में रह करके उनकी रिहाइश और खेतों पर उनके अधिकार तय हो। इस तरह की आबादी की पहचान करना, उसको नियंत्रित करना ज़्यादा आसान था, जो एक जगह टिक करके रहती थी और ऐसे लोगों को शांति प्रिय और कानून का पालन करने वाला माना जाता था। घुमंतुओं को अपराधी माना जाता था और 1871 में औपनिवेशिक सरकार ने अपराधी जनजाति पारित किया था। तो अपराधी जनजाति कब पारित किया गया? तो ये 1817 में औपनिवेशिक सरकार ने अपराधी जनजाति पारित किया था। इस कानून के तहत दस्तकारों, व्यापारियों और चरवाहों के बहुत सारे समुदायों को अपराधी समुदायों की सूची में रख दिया गया। उन्हें कुदरती और जन्मजात अपराध घोषित कर दिया गया और इस कानून के लागू होते ही सभी समुदायों को कुछ खास अधिसूचित गांव बस्तियों में बसे जाने का हुक्म सुना दिया गया। उनकी बिना परमिट आवाजाही पर रोक लगा दी गई। ग्राम पुलिस उन पर सदा नज़र रखने लगी। चौथी बात ये थी कि अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए अंग्रेज़ों ने लगान वसूलने का हर संभव रास्ता अपनाया। उन्होंने ज़मीन, नहरों और पानी, नमक, खरीद फरोख्त की चीज़ों को और यहाँ तक कि मवेशियों पर भी टैक्स वसूलने का ऐलान कर दिया। चरावाहों से चरागाहों में चरने वाले एक एक जानवर पर टैक्स वसूल किया जाने लगा और देश के ज़्यादातर चरावाही इलाके में 19वीं सदी के मध्य से ही चरावाही टैक्स लागू कर दिया गया और प्रति मवेशी टैक्स कर तेजी से बढ़ती चली गई और टैक्स वसूली की व्यवस्था दिनों दिन मजबूत होती गई। 1850 और 1880 के दशक के बीच टैक्स वसूली का काम बाकायदा बोली लगाकर ठेकेदारों को सौंपा जाता था। ठेकेदारी पाने के लिए ठेकेदार सरकार जो पैसा देते थे वसूल करने और साल भर में ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा बनाने के लिए वे जितना चाहे उतना कर वसूल सकते थे। 1880 के दशक तक आते आते सरकार ने अपने कारिंदों के माध्यम से सीधे चरावाहों से वसूलना शुरू कर दिया। हर एक चरवाहों को एक पास जारी कर दिया गया। किसी भी चरागाह में दाखिल होने के लिए चरावाहों का पास दिखा करके पहले टैक्स अदा करना पड़ता था। चरवाहे के साथ कितने जानवर हैं और उसने कितना टैक्स चुकाया है, इस बात को उसके पास में दर्ज कर दिया जाता था। 1920 के दशक में रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर के अपनी रिपोर्ट में लिखा कि बढ़ती आबादी, सिंचाई सुविधाओं के विस्तार और
रक्षा उद्योग एवं कृषि प्रौद्योगिकी उद्योग के लिए सरकार के द्वारा चरागाहों की अधिग्रहण की वजह से चरावाही के लिए उपलब्ध इलाकों के क्षेत्रफल में बहुत ही भारी गिरावट आई। अब पशुपालकों को बड़े बड़े रेवड़ रखने में मुश्किल पैदा हो रही है और इसकी वजह से उनकी आमदनी में गिरावट आई है। उनके जानवरों की गुणवत्ता, खुराक गिर गई और कई कर्जे बढ़ते जा रहे हैं। आइए जानते हैं कि इन बदलावों ने चरावाहों की ज़िंदगी को किस तरह से प्रभावित किया था। इन चीज़ों की वजह से चरवाहों की गंभीर कमी पैदा हो गई। जैसे जैसे ज़्यादा से ज़्यादा चरागाहों को सरकारी कब्जे में लेकर के उन्हें खेतों में बदला जाने लगा, वैसे वैसे चरागाहों की उपलब्ध इलाका सिकुड़ने लगा। इसी तरह जंगलों के आरक्षण का नतीजा ये हुआ कि गड़ेरिये और पशुपालक अब अपने मवेशियों को जंगलों में पहले जैसे आबादी से नहीं चरा सकते थे। जब चरागाह खेतों में बदलने लगे तो बचे कुचे चरागाहों में चरने वाले जानवरों की तादाद बढ़ने लगी। इसका नतीजा यह हुआ कि चरागाह सदा जानवरों से भरे रहने लगे। अब तक के तो घुमंतू चरवाहे अपने मवेशियों को कुछ दिन तक ही एक इलाके में चराते थे, उसके बाद किसी और के इलाके में चले जाते थे और इस अदला बदली की वजह से पिछले चरागाह भी फिर से हरे भरे हो जाते। लेकिन चरावाहों की आवाजाही पर लगी बंदिशों और चरागाहों के बेहिसाब इस्तेमाल से चरागाहों का स्तर गिरने लगा। जानवरों के लिए चारा कम पड़ने लगा। फलस्वरूप जानवरों की सेहत और तादाद भी गिरने लगी। चारे की कमी और जब तब पड़ने वाले अकाल की वजह से कमज़ोर भूखे जानवर बड़ी संख्या में मरने लगे। चरवाहों ने इन बदलावों का सामना कैसे किया, आइए चर्चा करते हैं कि कैसे किया। इन बदलावों पर चरवाहों की प्रतिक्रिया कई रूपों में सामने आई। कुछ चरवाहों ने तो अपने जानवरों की संख्या कम से कम कर दी। अब बहुत सारे जानवरों को चराने के लिए पहले की तरह बड़े बड़े और बहुत सारे मैदान नहीं बचे थे। अब पुराने चरागाहों का इस्तेमाल करना मुश्किल हो गया, तो कुछ चरागाहों ने नए नए चरागाह ढूंढ लिए। मिसाल के तौर पर ऊँट और भेड़ पालने वाले रायका 1947 के बाद न तो सिंध में दाखिल हो सकते थे और न सिंध नदी के किनारे अपने जानवरों को चरा सकते थे। भारत और पाकिस्तान के बीच खींच दी गई सीमा रेखा ने उन्हें उस तरफ जाने से रोक दिया। अब उन्हें जानवरों को चराने के लिए नई जगह ढूंढनी पड़ी। अब वे हरियाणा के खेतों में जाने लगे। कटाई के बाद खाली पड़े खेतों में वे अपने मवेशियों को चरा सकते हैं। इसी समय खेतों को खाद की भी ज़रूरत रहती है, जो उन्हें जानवरों के मूल मंत्र से मिल जाती है। समय गुजरने के साथ कुछ धनी चरावाहे ज़मीन खरीदकर एक जगह बस कर रहने लगे। उनमें से कुछ नियमित रूप से खेती करने लगे, जबकि कुछ व्यापार करने लगे। जिन चरावाहों के पास ज़्यादा पैसा नहीं था, वे सूदखोरों से बाजार पर कर्ज लेकर के दिन काटने लगे। इस चक्कर में बहुतों के मवेशी भी हाथ से जाते रहे और वे मजदूर बनकर रह गए। वे खेतों या छोटे मोटे कस्बों में मजदूरी करते दिखाई देने लगे। इसके बावजूद चरवाहे न केवल आज भी जिंदा हैं, बल्कि हाल के दशकों में कई जगह तो उनकी संख्या में वृद्धि भी हुई। जब भी किसी इलाके में चरागाहों में उनके दाखिले पर रोक लगा दी जाती थी, तो वो अपने दिशा बदल लेते थे, रेवड़ छोटा कर लेते थे। नई दुनिया की मिजाज से तालमेल बिठाने के लिए
दूसरे काम धंधे भी करने लगते। बहुत सारे परिस्थिति विज्ञानी मानते हैं कि सूखे इलाकों और पहाड़ों में जिंदा रहने के लिए चरावाही ही सबसे व्यवहारिक रास्ता है। बहरहाल चरावाहों पर इस तरह के बदलाव सिर्फ हमारे देश में ही नहीं थोपे गए, दुनिया के बहुत सारे इलाकों में नए कानून और बसाहट के नए तौर तरीकों ने उन्हें आधुनिक दुनिया में आ रहे बदलावों के मुताबिक अपनी जिंदगी का ढर्रा बदलने पर मजबूर किया। आधुनिक विश्व में आए इन बदलावों से निपटने के लिए बाकी देशों के चरावाहों ने क्या रास्ते अपनाए। इसी के साथ ये हमारा लेसन समाप्त होता है इस पार्ट का। अफ्रीका में चरावाहा जीवन ये हम अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक आप इतना पढ़ें और अपना रिवीजन बार बार करते रहें। जो चीज़ समझ में नहीं आ रहा है वीडियो को पीछे रिवाइज करके देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट अपने हित में दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और जो पहली बार देख रहे हों वो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल घंटी जरूर बजाएं। तो हम मिलेंगे किसी एक नए वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहें, मस्त रहें। नमस्कार।